So we are going to have an orientation session with respect to PSI. पहले ये बताओ बाइलिंगुअल आई होप चलेगा आप लोगों को क्या? ठीक है, फाइन। सबसे पहला मोटिव ऑप्शनल का क्या है? किसी को कुछ पता है? Why we have an optional subject in the UPSC? You have this syllabus that you have with you. ये सिलेबस 2013 में आया है, ठीक है? इससे पहले दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, एक नहीं दो, अब एक हो गया है, ठीक है? The very precise reason of having an optional subject is to evaluate the person's, or we can say the candidate की the understanding of a subject. एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, मतलब एक मेंटल एबिलिटी क्या डेवलप होती है किसी भी स्टूडेंट की किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है? मेंटल एबिलिटी क्या है? एक स्टूडेंट कैसे एक सब्जेक्ट को लेकर के सोच सकता है और कितना अच्छा सोच सकता है, यूपीएससी आपसे ये जानना चाहता है। अंडरस्टूड? ये यूपीएससी का क्या है, ठीक है, अप्रोच है विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्टिविटी यूपीएससी की, लेकिन हमारी क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हमें क्या चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट? हमारा प्राइम मोटिव किसी भी ऑप्शन को लेने का क्या है? सबसे प्राइम मोटिव किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेने का या पूरे यूपीएससी में, ठीक है, अपीयर होने का सबसे प्राइम मोटिव है टू गेट मार्क्स एंड टू गेट क्वालिफाइड द एग्जाम। सिर्फ ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में दिक्कत क्या है? इफ़ यू लव टू मच टू एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है ऑप्शन पढ़ने, बड़ा मज़ा आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। और आपको पढ़ने बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, वो भी ख़राब है। मतलब ये है कि आपके दिमाग में एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, वो है आपकी रैशनैलिटी या सोच विथ रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम को लेकर आपकी सोच क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप यहाँ पे आए हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? नॉलेज। यस और नो? द आंसर इज़ नो। आंसर क्या है? नहीं। आप यहाँ पे नॉलेज लेने बिल्कुल नहीं आए। नॉलेज लेने की जगह और प्लेस यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। उसके लिए क्या है? एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ जाइए और ज्ञान लीजिए, जितना चाहिए उतना लीजिए, पीएचडी कर लीजिए किसी सब्जेक्ट में, पोस्ट डॉक्टरेट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ आप क्यों हैं? सिंपल एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। उसके अलावा कोई भी अप्रोच नहीं होना चाहिए। ना कोई टीचर अच्छा है, ना कोई टीचर ख़राब है, ना कोई इंस्टीट्यूशन अच्छा है, ना कोई इंस्टीट्यूशन ख़राब है, ना कोई सब्जेक्ट अच्छा है और ना कोई सब्जेक्ट ख़राब है। आपका अप्रोच क्या है? अगर ये टीचर मुझे दो बातें ज़्यादा बता के मुझे 2 नंबर ज़्यादा दिला सकता है तो ये टीचर बहुत अच्छा है। ये नहीं बता सकता है तो टीचर बहुत ख़राब है। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? टू गेट मार्क्स एंड दैट्स इट। एकदम रैशनल। इस एग्ज़ाम की प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? टू बीइंग सेल्फिश। एकदम सेल्फिश हो जाओ हर उस चीज़ से जो भी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बीच में आता है। आपका स्टडी मटेरियल पहला, ठीक है, आपका टाइम दूसरा, आपका टीचर तीसरा, आपका मेंटर चौथा, ठीक है, आपका सब्जेक्ट पांचवा। हर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपको मार्क्स दिलाए, हर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है जो आपको मार्क्स से दूर ले गया है। सिंपल
एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है और सबसे कॉमन चीज़ क्या है सारे कैंडिडेट के बीच में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम में वो है टाइम, और वही चीज़ सबसे कॉमन है सबके बीच में, ठीक है? बट टाइम जितना आपके पास है उतना ही उनके पास है, उतना ही उनके पास है। कंसिडरिंग 1 ईयर, अब किसी का 5 साल का प्लान है तो अलग बात है, पर एवरेजली ये है कि 1 साल प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, गेटिंग सिलेक्शन, ठीक है? 1 साल आपका प्रिपरेशन और 1 साल पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस। तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि सबका टाइम पीरियड सेम है और वही चीज़ कॉमन है। तो हमारी अप्रोच यूपीएससी में क्या होनी चाहिए, ठीक है? क्या होनी चाहिए फिर हमारी अप्रोच? अगर टाइम सबका बराबर है, ठीक है, और वही चीज़ कॉमन है और टाइम ही डिसाइडिंग फैक्टर है, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सके, ओके, प्रोडक्टिविटी। उसको थोड़ा सा और बेहतर वर्ड में बता सकते हो? टाइम मैनेजमेंट। सिंपल है, कम एफर्ट डाल के ज़्यादा मार्क्स आ जाए। सिंपल, एफर्ट कम लगे मार्क्स ज़्यादा आए, एफर्ट ज़्यादा लगेगा मार्क्स कम आएगा, ठीक है? मतलब किसी भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोग के। आप में से कल्चर किसको पसंद है? कोई है यहाँ पे जो एक बच्चा भी है जिसे कल्चर पसंद हो? इंडियन कल्चर, ठीक है, ओके, गुड वन। कोई ऐसा है जिसको मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ पसंद है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अलावा कुछ भी नहीं पसंद है पूरी हिस्ट्री में? अब कल्चर में एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, ठीक है, और एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, ठीक है, क्या करना है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर हम किसी भी चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करते हैं, ठीक है, तो अगर कल्चर के टॉपिक पे इनपुट बहुत ज़्यादा है और उसका आउटपुट बहुत कम है, तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? उतना ही समय या उससे कम समय दे करके मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हूँ। इवेंचुअली मार्क्स सबका बराबर ही आएगा, करेक्ट है? दोनों का क्वेश्चन का मार्क्स इक्वल है। इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री से मार्क्स क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, रेंज भी कम है, पढ़ना भी कम है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी आ सकती है उसके अंदर, पॉसिबिलिटी है, ठीक है? कल्चर कहाँ से शुरू करोगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरू करोगे और आप कहाँ तक आओगे? मॉडर्न तक आओगे। फिर आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है? दिस इज़ अ मेथड दैट शुड बी अप्लाइड इन थ्रू आउट योर एग्जाम, पूरे एग्जाम में। द सेम मेथड इज अप्लाइड इन द सिलेक्शन ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये सेम मेथड होता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा एक मेथड ये है दैट यू आर फोकसिंग मोर ऑन द मार्क्स। पहला क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा क्राइटेरिया क्या हम ड्रॉ करते हैं टू टेक एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट? क्या क्राइटेरिया होता है कि सर मैंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया है, तो क्या मैं इसे ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? अंडरस्टूड माई पॉइंट? हो सकता है कि आप साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किए हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो, तो सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ले लूँ सब्जेक्ट या मैकेनिकल इंजीनियर ले लूँ, मैथमेटिक्स ले लूँ, ठीक है? तो एक होता है क्राइटेरिया बनता है, वो है योर एकेडमिक बैकग्राउंड। आपका एक एकेडमिक बैकग्राउंड है, ठीक है? एक ही क्राइटेरिया बना, सर मैंने पढ़ा है, मैंने सिलेबस देखा है, तो सर मैं ले सकता हूँ इसे, या इसे मुझे लेना चाहिए, आई एम कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट, ठीक है? एक ही, ओके, कंसिडरेबल पॉइंट। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है? सर
यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट इस साल कौन सा है ना, एक क्राइटेरिया ये भी होता है। सर यूपीएससी इसको बहुत फेवर कर रहा है आजकल, बहुत लोग सिलेक्शन ले रहे हैं इससे, PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सर बहुत फेवर करते हैं। ठीक है, ये भी क्राइटेरिया बन सकता है, लेकिन ये मुझे बताओ, अगर आज यूपीएससी का सब्जेक्ट वो फेवरेट है तो कल कुछ और भी तो हो सकता है। हो सकता है ऐसा हुआ है एक समय पे 2011, 10, 11, 12 एंड 13 तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था सबका, बच्चों का। यूपीएससी भी बहुत नंबर देता था। 2013 में उन्होंने ऐसा पेपर बनाया कि हार्डली कुछ बच्चे पास हुए उस पेपर को लेकर। ठीक है, तो कब यूपीएससी का एक्ट्स कुल्हाड़ी तुम्हारे सब्जेक्ट पे आगे गिर जाए ना, कुछ कह नहीं सकते। तो ये क्या हो गया, ये यू आर ट्रस्टिंग ऑन समबडी एल्स विल, किसी और के विल पे आप अपना पूरा फेथ रखे हुए हो। तो इट्स लाइक अ गैम्बलिंग हो गई आपके साथ में। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। थर्ड, ठीक है, तो ये 3 और एक होता है लाइक एंड डिसलाइक। लाइक एंड डिसलाइक, ठीक है, या तो आपको कोई सब्जेक्ट पसंद होगा, पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, मान लो लिटरेचर हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में। एक होता है डिसलाइक, ठीक है, कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद है इसलिए सब्जेक्ट लेना नहीं है मुझे। ठीक है, 2 पॉइंट है हमारे पास में। तीनों को, चारों को आप क्या करिए, मर्ज करिए। मैं चारों के काउंटर पॉइंट दे देता हूँ आपको। पहले इसके लेते एकेडमिक बैकग्राउंड। अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड किसी सब्जेक्ट को लेकर के है, ठीक है, तो पहले तो ये चेक करिए कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है उस सब्जेक्ट को लेकर के। अगर मान लो कि आप एकेडमिकली अच्छा आंसर लिख सकते हो, एकेडमिकली आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, तो क्या ये बात ट्रू है कि आप सेम आंसर, उतना ही अच्छा आंसर यूपीएससी के लिए भी लिख सकते हो? क्योंकि दोनों के डिमांड्स अलग अलग हैं। कैसे अलग है मैं बताता हूँ। अब यूपीएस एकेडमिक में क्या होता है, एक क्वेश्चन दे दिया और आपसे कहते हैं कि लिखो, करेक्ट है, तो आप क्या करते हो, जो टॉपिक का क्वेश्चन है उस टॉपिक से आपको जो भी आता है आप सब लिख देते हो अपने आंसर में, करेक्ट है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज। हमारा मोटिव क्या होता है कि जितना या हमारा इंटेंशन क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे हमें। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता, ठीक है, उनकी डिमांड बहुत अलग है। अगर आप एकेडमिक, आपका बैकग्राउंड है, उसके बाद यू आर कंपैटिबल टू राइट अ यूपीएससी आंसर, एक आंसर टेस्ट कर लो लिख करके, जो टॉपिक तुमको सबसे अच्छा आता है उसी टॉपिक का यूपीएससी का क्वेश्चन लो, उसी टॉपिक पे आंसर लिखो और किसी भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उससे इवैल्यूएट करा लो, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। तो आपको एकेडमिक पेपर से एकेडमिक जो भी आपका स्टेटस है या एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पहला, यू विल गेट अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ योर्स कैपेबिलिटी, ठीक है, परफेक्ट पिक्चर मिल जाएगा आपको, सिंपल। दूसरा, यूपीएससी का कोई पेपर फेवरेट है पर ज़रूरी नहीं है कि वो सस्टेन करेगा। क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो सस्टेन करेगा। तो आप कैसा पेपर चेक, कैसा ऑप्शन सब्जेक्ट फाइंड करें, ऐसा ऑप्शन पेपर फाइंड करें जहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया है, हमेशा उस सब्जेक्ट को एवरेजली डील किया है, ना ही उसको बहुत नंबर दिया है और ना ही उसके साथ में बहुत ज़्यादा अनजस्टिस किया है सब्जेक्ट के साथ में। तो अगर से आपका एवरेज सब्जेक्ट है, ठीक है, एवरेज है, मतलब यूपीएससी ने एवरेजली उसको डील किया है, हर साल कुछ ना कुछ बच्चे एवरेज मार्क्स लेकर के क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि यूपीएससी ना ही उसको कभी फेवरेट बनाएगा और ना ही यूपीएससी कभी उसको उसके साथ में अनजस्टिस करके उसके मार्क्स जो है कर्टेल करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। उसको डाउन स्केलिंग बोलते हैं। जब यूपीएससी किसी पे सब्जेक्ट पे वार करता है तो उसको डाउन स्केलिंग कहते हैं कि डाउन स्केलिंग कर रहा है ये, ठीक है, अंडरस्टूड। द थर्ड इज लाइक एंड द डिसलाइक। लाइक एंड डिसलाइक,
आपको सब्जेक्ट पसंद है तो आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। आप एकेडमिक बहुत अच्छा कर सकते हो, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप यूपीएससी में भी बिल्कुल अच्छा करोगे। कोई गारंटी नहीं है इसकी। देयर इज़ नो गारंटी फॉर दैट सब्जेक्ट कि यूपीएससी में आप बहुत बेटर परफॉर्म करोगे उसको लेकर के, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आप वो सब्जेक्ट चूज करें जिसके मार्क्स, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप इजीली मार्क्स ले सकें, इजीली, ठीक है, इजीली। अब ये इजीली मार्क्स होता कैसे है ना, इजीली मार्क्स आता कैसे है। मार्क्स लेने का सबसे अच्छा तरीका यूपीएससी में क्या है, आप लोग बताइए। आप लोग पढ़ रहे हो इतने समय से। स्ट्रक्चर, फ्लो चार्ट्स, करंट लिंक, और कोई, एनीबडी एल्स, प्रेजेंटेशन। हाउ, व्हेन यू विल राइट अ गुड आंसर, आप अच्छा आंसर कब लिखेंगे। अब ये सारी चीज़ें जितने आप लोगों ने मुझे बताया, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल्स, करंट लिंक, ये सब एक अच्छा आंसर का कंपोनेंट है, ठीक है। मतलब मेजरली बातें ये है कि अच्छा आंसर लिखना है। आप अच्छा आंसर कब लिख सकेंगे, व्हेन यू विल एबल टू राइट अ गुड आंसर। ये गुड आंसर की क्वालिटी है। किसी क्वेश्चन की डिमांड, ठीक है। तो दैट मीन्स यू विल थिंक विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन एंड देन यू विल एड्रेस द क्वेश्चन, करेक्ट, यस और नो, सही है ना। क्वेश्चन आप पढ़ोगे, क्वेश्चन समझोगे और क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर दोगे, करेक्ट है, प्रिसाइज हो जाएगा वो। हाँ, और कोई, किसी को काउंटर करना है इसको, इस बात को, कॉम्प्रिहेंसिवली नो द टॉपिक, ओके। और कुछ, कोई और कंट्रीब्यूशन। ये अच्छे आंसर की क्वालिटी है, कंपोनेंट है जो हमने बताया कि हाँ ठीक है, एक अच्छा आंसर लिखना है, उसकी ये सारी चीज़ें करनी है, अंडरस्टूड। अच्छा आंसर आप कब लिख सकते हो पता है, जब क्वेश्चन के ऊपर आपको सोचना ना पड़े। इन द यूपीएससी एग्जाम, while sitting in the exam hall, if you are thinking and writing, you will never clear the exam, never, कभी नहीं क्लियर करोगे। कि ये सोच के जाओगे कि आप सोचोगे क्वेश्चन के हिसाब से फिर आप लिखोगे, तो आप कभी नहीं क्लियर कर पाओगे, अंडरस्टूड। क्यों के लिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम में या तो आप सोचोगे एग्ज़ाम हॉल में, या तो आप लिखोगे। क्या करोगे, आइदर यू विल थिंक और यू विल राइट। फोकस आपका कहाँ होगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन को देख करके, सोच करके तब लिखूंगा, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपका पेपर कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें क्वेश्चन प्रिडिक्शन आना चाहिए। पहला, क्वेश्चन का प्रिडिक्शन कि क्या क्वेश्चन पूछेगा और इस टॉपिक का क्या रेंज बना सकता है वो, और उसका कंटेंट मुझे पहले से मेरे पास होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो जो कंटेंट है वो मेमोराइज होना चाहिए। अगर आप रट्टा मारने में कमज़ोर हैं तो मेंस आपके लिए नहीं है। बिना रट्टा मारे मेंस नहीं निकलता है। सिंपल भाषा में रट्टा मारने पे ही मेंस निकलता है, अंडरस्टूड। रट्टा नहीं मारोगे मेंस कभी नहीं निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जनरली हम कहते हैं ये रट्टा मारना कॉलेज में, स्कूल में सुना होगा, किया होगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आया उसको रट्टा मार लिया, एग्ज़ाम में आया लिख दिया, है ना। यूपीएससी में और बाकी के एकेडमिक एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। हाँ, यूपीएससी में भी रट्टा ही मारना है आपको, सिंपल है, रट्टा ही मारना, उसके बिना निकलेगा ही नहीं। मैं तुमको एक थोड़ा, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि सर एग्ज़ाम को थोड़ा अंडरमाइन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सर एग्ज़ाम को थोड़ा कम समझ रहे हैं।
तो तुम्हें मैं बता देता हूँ दूसरी तरीके से। आपने टॉपर्स को सुना है, बहुत सुना होगा, किसी न किसी टॉपर्स की बातों को सुना होगा। वो हमेशा कहते हैं ना, डू एज मच एज रिविज़न यू कैन, डू मल्टीपल टाइम रिविज़न। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मतलब यहाँ तक तो एग्रीमेंट है ना सबका कि मल्टीपल टाइम कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन करो, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, यही कहते हैं। तो रिवीजन एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है इस एग्ज़ाम के लिए, उसका नॉर्मल वर्ड है रट्टा मारना। रिवीजन क्या है? बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है कि भाई एग्ज़ाम का स्टेचर बहुत ऊंचा है और मैंने रैंक लाया है, अब मैं कहूँगा जाकर के स्टेज पे कि रट्टा मारो तो लोग कहेंगे कि कैसे ही पास हो गया ये। करेक्ट है? तो थोड़ा उसको सोफिस्टिकेट बनाते हैं और कहते हैं कि रिवीजन करो, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है उतना करो। करेक्ट? समझ आई बात? नॉर्मल लैंग्वेज में रट्टा मारना है, ठीक, एकदम इजी कर देते हैं आप लोग के लिए, एकदम सिंपल। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है रट्टा मारने में? आप रट्टा, मुझे पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मैं भी जानता हूँ, मैं भी वहीं से गुजरा हूँ। मुझे पता है कि स्कूल कॉलेज में भी हम रट्टा मारते थे, ठीक है। यहाँ हमें रट्टा मारने में शर्म आती है, फ़र्क सिर्फ इतना है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? वहाँ पे जो चीज़ें रट्टा मारनी है आपको, ठीक है, मेमोराइज़ करना है जो चीज़ें, कहाँ पे? एकेडमिक एग्ज़ाम में आपके, ठीक है। वहाँ पे कंटेंट आपको दे दिया जाता है कि भाई ये किताब है, ये नोट्स है, इसे रट्टा मार लो। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे वो नोट्स आपको खुद बनाना पड़ता है। किसे बनाना पड़ता है? आपको खुद बनाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका नोट्स रिच होगा उतना ही ज़्यादा आपके पॉसिबिलिटी बढ़ेगी किस चीज़ की? एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की। और जितना ज़्यादा रिच कंटेंट को आप मेमोराइज़ करेंगे उतना ही जल्दी और उतना ही टॉप रैंक आपका आएगा। सिंपल, ये है पूरी कहानी यूपीएससी में। क्यों के लिए? आपको इन टोटल यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में, वी आर डिस्कसिंग ऑप्शनल तो आई स्टिक टू द ऑप्शन ओनली। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं। अब नाउ आई एम डिस्कसिंग द पेपर, ठीक है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। दोनों पेपर का फॉर्मेट सेम होता है, ठीक है। अंडरस्टूड? क्या होता है फॉर्मेट? फॉर्मेट इज सेम। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चंस आर 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद सब क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। एक पेपर मैक्सिमम मार्क्स है 250 मार्क्स। दिस इज ऑल्सो 250, दैट इज 500। गेटिंग इट? टोटल 8 क्वेश्चन है। आपको 8 क्वेश्चन में से यू हैव टू राइट 5 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट 5। आपको कितना अटेम्प्ट करना है? 5 क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट? सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। पहले ब्रॉड कैटेगराइजेशन कैसा है वो देख लो। इस 1 to 4 को सेक्शन ए डाल, क्या कहते हैं? सेक्शन ए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? यूपीएससी इसको सेक्शन ए में डालता है और इसको डालता है सेक्शन बी में। करेक्ट है? अब यूपीएससी के कुछ रूल्स हैं व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। क्या है? ऑप्शनल पेपर को अटेम्प्ट करने का रूल है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि रूल क्या है। यूपीएससी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता है। क्या कहता है? What you can do is you can attempt maximum 5 क्वेश्चन इन टोटल आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट कर सकते हो? 5, ठीक है। पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कि किसी भी सेक्शन से आप मैक्सिमम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, दिस इज मैक्सिमम। और मिनिमम आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्या है? मिनिमम है। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन और मिनिमम 2 क्वेश्चन, ठीक है। अंडरस्टूड? इसमें एक और रूल है,
यूपीएससी का एक और इंस्ट्रक्शन है, वो क्या है, ये जो आप सेक्शन में से अटेम्प्ट करोगे, सेक्शन ए, मान लो 3 क्वेश्चन, इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। मतलब आप जब चूज करोगे इनमें से कौन सा 3 करना है, तो 1 ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, और इसमें से चूज करना है कोई 2। अगर यहाँ 3 चूज किया तो यहाँ 2, मतलब यू विल चूज 3 हियर टू 2 हियर, यू विल चूज 3 हियर टू 2 हियर। लेकिन इसमें से कंपलसरी 5वां और पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, मैंडेटरी है, आपको चूज करना ही करना है, आपको लिखना ही लिखना है उस पर, नो मैटर आपको आता हो या आपको नहीं आता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपके पास चॉइस क्या बचता है, ये 3 में से अगर यहाँ सेक्शन ए में से आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो 3 में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे अगर आपने 3 कर लिया सेक्शन ए में, तो सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन करना है, लेकिन उसमें से एक 5वां कंपलसरी हो गया, मतलब वो गया एक ऑप्शन। इस 3 में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अंडरस्टूड। ईच क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स, दैट ब्रिंग्स यू टू द टोटल ऑफ 250। 5 इंटू 50 इज 250। अब क्वेश्चन नंबर 1 में इन जनरल 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चंस ए बी सी, ओके, और यहाँ भी 3 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, और यहाँ पे भी 3 होगा। अच्छा, PSIR में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सिर्फ एक क्या होता है, कभी कभी ये 5 के बजाय 4 क्वेश्चन भी होता है, 4 क्वेश्चन, समटाइम्स, वेरी रेयरली। ठीक है, और 50 मार्क्स इक्वली डिवाइड कर देते हैं सब पे। अंडरस्टूड। ठीक है, ये है यूपीएससी का फॉर्मेट। अब इन टोटल आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 5 क्वेश्चन, और बाकी 3 क्वेश्चन का 9 क्वेश्चन। कितना हो गया? ठीक है, 1 5 इज मैंडेटरी, बाकी 3 क्वेश्चन 3 + 3 + 3 9 क्वेश्चन। इन टोटल यू विल राइट 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन सुबह में और 19 क्वेश्चन इवनिंग में, टोटल 38 क्वेश्चंस। ठीक है, कितना क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन लिखना है आपको टोटल। वर्ड लिमिट कितनी होगी आपके पास में, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टूड। ठीक है, वर्ड लिमिट कितना होगा आपके पास। इसमें आपको 150 वर्ड का एक आंसर लिखना है। कितने वर्ड का? 150 वर्ड्स का एक क्वेश्चन, तो 150 वर्ड्स इंटू 5। ठीक है, सो 150 वर्ड्स इंटू 5 इज 750 वर्ड्स। ठीक है, सो वी कैन से 750 वर्ड्स इन हियर, 750 वर्ड्स इन हियर। करेक्ट? करेक्ट है। और इस 3 क्वेश्चन जो बनते हैं सब क्वेश्चंस, उसमें A, B एंड C, एक क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, 20 मार्क्स का। तीनों की वर्ड लिमिट कितनी होगी? 15 मार्क्स, द वर्ड लिमिट विल बी 200। ठीक है, एंड दिस विल बी either sometime it is 250 or 300. We'll take 250. So 200, 400 plus 250, 650. Now 650 into 3, कितना क्वेश्चन लिखना है हमें? 3 क्वेश्चन लिखना है ना। 50 approximately you have to write in 180 minutes.
180 मिनट में 3500 वर्ड आपको लिखना है इन टोटल। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आंसर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छे आंसर की सारी क्वालिटी होनी चाहिए, करंट अफेयर लिंक होना चाहिए, फ्लो चार्ट बनना चाहिए, अंडरलाइन हो जाना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कब आएगी? चलो जब आपके पास क्या होगा, रट्टा मारा हुआ होगा ज़्यादातर आंसर का, तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, समझ आई बात? हाँ। अगर इतना एनालिसिस है तो अब सवाल ये है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लूँ मैं। यही काम मुझे ऑप्शनल में भी करना है और यही काम मुझे जीएस में भी करना है। जीएस में भी मुझे सुबह 4000 वर्ड लिखना है, फिर वापस आके फिर 4000 वर्ड लिखना है, अगले दिन जाके फिर 4000 वर्ड लिखना है, और फिर अगले दिन जाकर के 4000 वर्ड लिखना है। मतलब मुझे 2 दिन में 16000 वर्ड लिखना है। करेक्ट? तो क्या होना चाहिए? जीएस तो यू आर वेल अवेयर क्या करना है आपको जीएस में। नाउ द क्वेश्चन इज ऑप्शनल। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? आप आईएएस बनेंगे कि आप आईएएस नहीं बनेंगे, सिलेक्शन हो गया है। उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन, मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, क्या सारे सिलेक्टेड लोग आईएएस रहते हैं? आंसर इज़ नो। और यह आपकी चॉइस की सर्विसेज आपको चाहिए। मान लो आपका चॉइस है आईएफएस। अगर आईएफएस आपका चॉइस है तो आप मान के चलिए यू शुड बी अंडर 100। अगर टॉप 100 में है तो आईएफएस बन जाएंगे, फॉरेन सर्विसेज मिल जाएगा आपको। अगर आप नहीं हैं तो आप बाहर खड़े रहिए। आप मान लेते हैं आईएफएस, या मान लेते हैं आईएएस और जनरल कैटेगरी में आप, तो टॉप 80 में आना चाहिए आपको। 80 90 इज़ द मैक्स, 90 रैंक। अब उस बच्चे का जिसको आईएएस चाहिए, उसको पता है, उसको डर इस बात का नहीं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसको पता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उसकी उतनी तैयारी है। यूपीएससी में ऑप्शनल डिसाइड्स आप आईएएस बनेंगे कि आप आईएएस नहीं बनेंगे। ऑप्शनल ही डिसाइड करता है। कैसे? क्योंकि जब आपका ऑप्शन में कमांड बहुत अच्छा होता है तो आपके नंबर्स ज़्यादा आते हैं उस पर। तो आपके जब नंबर्स ज़्यादा आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक कॉन्फिडेंट पोजीशन में होते हैं कि हाँ मैं टॉप 100 में आ जाऊंगा। तो चूजिंग एन ऑप्शनल वाइजली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बहुत सोच समझ के ऑप्शन चूज़ करें। तो पहला क्राइटेरिया क्या है ऑप्शन चूज़ करने का? मार्क्स। सबसे इम्पोर्टेंट मार्क्स, कि मार्क्स कैसे लिया जाएगा। तो मार्क्स लेने का तरीका ये है, और उसका मूल मंत्र क्या है? रट्टा मारना, मेमोराइजिंग। ठीक है। अब ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें मेहनत कम लगे और मार्क्स ज़्यादा आए। करेक्ट है ना? मेहनत कम लगे, मार्क्स ज़्यादा आए, और उसकी रिसोर्स मार्केट में अवेलेबल हो, फ्रीली अवेलेबल हो या इजीली एक्सेसिबल हो। सबसे इम्पोर्टेंट, नोट्स आपको बनाना भी है। पहले तो सामने वाले का नोट्स देखना है आपको, फिर अपना नोट्स बनाना है आपको। तो मान लो आपने क्या ले लिया, अकाउंट्स या कॉमर्स में, या एक बहुत ही सबसे कम, बहुत लेंदी है लेकिन बहुत कम लोग लेते हैं। इसी एक बच्चे ने ले लिया था कि सर मैंने मैनेजमेंट ले लिया है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, सर मैंने मैनेजमेंट ले लिया है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कैसे करूं। तो मैंने कहा कि शुरू कर लिए हो? बोले हाँ सर शुरू कर लिया हूँ, अभी बस खाली शुरू में इंट्रोडक्शन ही पढ़ाऊँ, एक आध टॉपिक ही पढ़ा है। तो मैंने कहा कि बेटा बंद कर दो इसको बंद कर दो, एकदम पहली फुर्सत में छोड़ दो और कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर लो। वाई? पहला तो टीचर अवेलेबल नहीं है सब्जेक्ट का, दूसरा नोट्स अवेलेबल नहीं है सब्जेक्ट का, तीसरा यूपीएससी सब्जेक्ट के साथ में क्या हाल करता है कोई आइडिया नहीं है, ये लोग किसी ने लिया ही नहीं है। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसमें किसी में भी यूपीएससी
किसी में भी आपको ऑप्शनल फिट नहीं बैठता है तो पहली फुर्सत में से छोड़ दो। तो सर क्या करूं? अच्छा, वो सब्जेक्ट लो जिसके टीचर ज़्यादा अवेलेबल हैं, वो सब्जेक्ट लो जिसके मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि मेमोराइज करने के लिए नोट्स तो आपको अपना ही चाहिए ना, खुद ही बनाना पड़ेगा। और जितना अच्छा नोट्स आप अपने लिए बनाएंगे उतनी पॉसिबिलिटी आपकी सिलेक्शन के मार्क्स लेने की बढ़ जाएगी। करेक्ट है? ठीक है। और इवैल्यूएटर ढंग का है या नहीं है, आपके आंसर को इवैल्यूएट तो कोई करेगा ना, वो ढंग का है या वो ढंग का नहीं है। ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये सब्जेक्ट कितना लेंदी है और कितना लेंदी नहीं है, इसका मतलब इस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगेगा और इस सब्जेक्ट में टाइम लगाने के बाद में कितना आउटपुट आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ये 3 क्राइटेरिया 4 क्राइटेरिया है। अब हम लोग आते हैं हमारे सब्जेक्ट पे, PSIR। ठीक है। वाई PSIR? PSIR क्यों लेना चाहिए? ठीक है, वाई PSIR? So every optional is for 500 मार्क्स, 500 मार्क्स का ऑप्शनल है। PSIR एक्चुअली 500 और ज़्यादा है। PSIR 1000 मार्क्स का है, नॉट 500। इट्स अ 1000 मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि इसका 500 मार्क्स, व्हेन यू स्टडी PSIR you will able to address the 500 marks question in your GS paper। और GS का सिलेबस कवर करता है। ये क्या कवर करता है? GS सिलेबस। कितने मार्क्स का GS सिलेबस कवर करता है? अप्रॉक्सीमेटली 500 मार्क्स का। ठीक है। कैसे करेगा? दैट विल सी। मैं अब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट समझा देता हूँ। ठीक है। PSIR 2 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर है हमारे पास। सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सब्जेक्ट में मेहनत कितनी लगेगी वो डिपेंड किस पे करता है? सब्जेक्ट पे मेहनत कितनी लगेगी वो डिपेंड इस पे करता है कि सब्जेक्ट कितना डायनेमिक है। क्या है? डायनेमिक है। मतलब डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंज, मतलब उसका करंट अफेयर से लिंक बहुत ज़्यादा है। करेक्ट है? यस और नो? तो डायनेमिज्म कब समझ में आता है सब्जेक्ट का? जब वो करंट अफेयर से जितना लिंक्ड हो। एक एप्रीहेंशन आप लोग के दिमाग में होगा, कन्फ्यूजन होगा कि PSIR टोटली करंट अफेयर है। करेक्ट है या नहीं है? आप लोगों के दिमाग में एक एप्रीहेंशन है कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर है इसके अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड? जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें जो ये पार्ट है हमें लगता है कि करंट अफेयर है, ये भी पार्ट करंट अफेयर है। ठीक है, जैसे कि पूरा पेपर 2, जनरली ये कहते हैं कि पूरा पेपर 2 क्या है? डायनेमिक है और पूरा पेपर 2 करंट अफेयर है। करेक्ट है? यस और नो? पूरा पेपर करंट अफेयर के लिए IR मेजॉरिटी करंट अफेयर्स। ठीक है, IR हो गया और इंडियन फॉरेन पॉलिसी है इसके अंदर। ठीक है, तुम्हारा एप्रीहेंशन दूर करते हैं। PSIR के 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। करेक्ट है? हर सब्जेक्ट का 2 ऑप्शन होता है, वैसे इसका भी है, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा अलग है। इसके 2 सेक्शंस हैं। हर पेपर में 2 सेक्शन हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। क्या है? सेक्शन B। ठीक है, यहाँ भी सेक्शन A होगा एंड सेक्शन B।
ठीक है। सेक्शन ए में इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। एक है फिलोसोफर्स, डोंट राइट फिलोसोफर, राइट थिंकर्स, और दूसरा है थियरी, वी कैन से थियरी और कॉन्सेप्ट। इस थिंकर को 2 पार्ट में डिवाइड किया सिलेबस में। एक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और एक है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है, अंडरस्टूड? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है। सेक्शन बी और थियरी है और कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है। फिर आता है दूसरा पार्ट है इसका क्या? द अनदर पार्ट इज द थियरी पार्ट। सेक्शन बी में एक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, और एक है इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड दिस इज प्री इंडिपेंडेंट। एक पोस्ट है और एक प्री इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हमें मार्क्स चाहिए तो हमें देखना है कि डायनेमिज्म और स्टैटिक क्या क्या है। अंडरस्टूड? पहले ये वाला सेक्शन भी देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। इस सेक्शन में, सेक्शन ए में है, पहला है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है उसकी थ्योरी और दूसरा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, एंड सेक्शन बी इज जस्ट वन थिंग, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। करेक्ट है? ये आपका पूरा पेपर है, पूरा पेपर। अभी जब हम लोग देखेंगे तो मैं बता देता हूँ ऐसे। ठीक है, एक एक करके। अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ तक के कोई कन्फ्यूजन है? आई होप नॉट। गुड। अब पूरे पेपर में हमें ये ढूंढना है कि डायनेमिक एरिया कौन सा है और स्टैटिक एरिया कौन सा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर स्टैटिक एरिया है तो उस पे टॉपिक पे एक आंसर बनाया जा सकता है, पहला है ना, एक प्रॉपर आंसर बनाया जा सकता है जिसे याद किया जा सकता है, टॉपिक आने पे उसे लिखा जा सकता है इजीली। ठीक है, मतलब टॉपिक आपको मिला पेपर में, आपने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अंडरस्टूड? या फिर ऐसा टॉपिक जो बार बार रिपीट होता हो। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना है कि डायनेमिक कौन सा है और स्टैटिक कौन सा है। तो डायनेमिक होगा तो उसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा, और स्टैटिक होगा तो वो स्कोरिंग होगा। क्या होगा? स्कोरिंग। ठीक है, अब मैं आउटलाइन करता हूँ आपके लिए, डायनेमिक कौन सा एरिया है और स्टैटिक कौन सा एरिया है। दिस इज डायनेमिक, सॉरी दिस इज स्टैटिक। पूरा स्टैटिक है, थिंकर। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी पूरा स्टैटिक है। एज इट इज क्वेश्चन आएगा, टॉपिक आएगा उठ के, और एज इट इज आपको आंसर लिखना है बना करके। स्टैटिक, ये पूरा स्टैटिक है, मतलब सेक्शन ए पूरा स्टैटिक है। और इस सेक्शन से
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या होता है? रिपीट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में प्लेटो, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर है प्लेटो, और एक कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये दोनों के बिना पेपर नहीं बनेगा। कंफर्म दोनों पे क्वेश्चन आएगा, कंफर्म, बिना उसके पेपर नहीं बनेगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा पेपर, आना ही आना है। इसका मतलब क्या है कि दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, उनकी सारी बातें एक आंसर के फॉर्मेट में आप बना लीजिए सारी टॉपिक पे। ठीक है, इंडियन में बिना गांधी के पेपर नहीं बनेगा। किसके? गांधी। गांधी आना ही आना है पेपर के अंदर। अंडरस्टूड? ठीक। अगर मैं थियरी की बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट है बिहेवियरलिज्म थियरी और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म हर दूसरे साल पूछेगा और उसका एक ही आंसर है और उसका एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी एक है और आंसर भी एक है, चेंज ही नहीं है उसके अंदर। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसका कंटेंट बना करके आंसर फॉर्मेट बना लीजिए। एकदम स्टैटिक है, वो हर बार वही पूछेगा और हर बार आपको वही आंसर लिखना है जा करके। ठीक है, अंडरस्टूड? आईजीपी एंड इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म प्योरली स्टैटिक है, एकदम स्टैटिक, एंड इंडियन नेशनलिज्म इज वेरी सिमिलर टू योर मॉडर्न हिस्ट्री। क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके अंदर 70% कंटेंट स्टैटिक है एंड 30% कंटेंट डायनेमिक है। कितना है? 70% इज स्टैटिक एंड 30% इज डायनेमिक। 30% डायनेमिक है खाली। अंडरस्टूड? अब पहला पेपर पे चलते हैं डायरेक्टली। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेपर, ताकि आपको डायनेमिज्म और दोनों समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक बताता हूँ। ठीक है, डायनेमिक कैसे और ये टॉपिक का जीएस में लिंक कैसा है। ठीक है, जैसे कि पेपर 1 के सेक्शन ए में टोटल 10 यूनिट है और 10 के 10 स्टैटिक है। क्या है? 10 के 10 स्टैटिक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक ये 5 जो थियरी का पार्ट है। ठीक है, ऐसे थियरी इज फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, यहाँ तक ये थियरी है। 9 and 10 इज थिंकर्स। 9 और 10 क्या है? थिंकर्स है। कैन यू राइट ऑन दिस? This two, this is thinkers. ठीक है, from here till here, this is theory. Theory और concept. ठीक है, अब आपका ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक। ठीक है, अंडरस्टूड? ये चारों टॉपिक विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन पॉलिटी। किस में? पॉलिटी में। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड गवर्नेंस। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सोशल जस्टिस। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एथिक्स इन गवर्नेंस। एथिक्स गवर्नेंस। ठीक है, और प्रीलिम्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पार्ट से आता है। आपको पता है प्रीलिम्स में कभी कभी टॉपिक आता है जो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं। पढ़ा है कभी? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का क्या रिलेशन है, को रिलेशन क्या है। ठीक है,
नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, 4 ऑप्शन देते हैं। जिनका PSIR नहीं है उनके मोस्टली वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन जिनका PSIR है उनके वो सारे क्वेश्चन राइट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पूरी होती है, तो उनके कंसेप्चुअली वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, गांधीइज्म, फेमिनिज्म। ठीक है, नाउ यू नो दैट इन सोसाइटी पेपर, सोसाइटी के सिलेबस में इन लोगों का मेंशन है कहीं कहीं, सोशलिज्म का मेंशन है, कम्युनलिज्म मेंशन है, रीजनलिज्म मेंशन है, फेमिनिज्म इन जर्नल। ठीक है, इन जर्नल। ठीक है, अंडरस्टूड। दिस विल हेल्प्स यू व्हाट, दिस विल हेल्प्स इन सोसाइटी प्लस essay। Now, Indian political thought and Western political thought. This thought is directly linked with your ethics topic. Ethics में जो मालूम है आपको, moral philosophers हैं, moral philosophers, Indian philosopher, Western philosophers, ये सब हैं। एक क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले एथिक्स में, वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट था। वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट जॉन रॉल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था। किसके कॉन्टेक्स्ट में? जॉन रॉल। ये है वो, अंडरस्टूड दिस जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट था, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो जिसको ये पता था उसके लिए एथिक्स में लिखना आसान हो गया, अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये आपके जो इंडियन और वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं कहाँ पे, एथिक्स के पेपर में, वो यहाँ से कंप्लीट होते हैं, इजीली हैंडल हो जाते हैं, अंडरस्टूड ना। अब ये और ये पूरा पेपर सेक्शन 1 पूरा का पूरा क्या है, स्टैटिक टॉपिक है। जैसे कि ऐसे ही टॉपिक आते हैं डायरेक्ट, जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आउटलाइन द कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस, सीधा एज इट इज, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सोशलिज्म, व्हाट आर द वेरियस वेरिएंट ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का वेरियस वेरिएंट क्या है वो लिखो। जैसे कि फेमिनिज्म है तो फेमिनिज्म में पूछता है कि इसमें अलग अलग फेजेस हैं। थर्ड फेज ऑफ फेमिनिज्म क्या है, सिंपल, थर्ड फेज क्या है, तुम डायरेक्टली जाके लिख दो थर्ड फेज क्या है, तुम आंसर बना लो, तुम लिख दो जाके। ठीक है, पॉलिटिकल थियरी एंड मीनिंग एंड अप्रोच, अप्रोच में ही बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, दोनों है पॉलिटिकल थियरी के अंदर, दोनों पे आंसर बना लो, लिख दो। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आपको टॉपिक समझ आए, आपके पास आंसर रेडी हो, जो आप खुद ही बनाओगे। टीचर से तुम्हें एक्सप्लेन करेगा, नोट्स देगा, लेकिन आंसर तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा अपने लिए। उसमें टीचर तुम्हारी हेल्प कर सकता है कि क्वेश्चन में और आंसर को एनरिच कैसे किया जा सकता है, वो टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे लिए। लेकिन जितना अपना खुद मेहनत करोगे उतना ज़्यादा वो एनरिच होगा। अच्छा, एनरिच कैसे होता है, पहले तो जो स्टैंडर्ड कंटेंट है आप वो लिखिए, और फिर आप थोड़ा सा यहाँ वहाँ से एग्जाम्पल्स और यहाँ वहाँ से कुछ कंटेंट मिला है तो उसको लिख दीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़िए किसी बुक से, किसी के नोट से, वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्वालिटी एंड फ्रीडम। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अफर्मेटिव एक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, कहीं भी अफर्मेटिव एक्शन, अंडरस्टूड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में स्टैटिक एरिया कौन सा है और डायनेमिक कौन सा है। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक, इसमें टोटल 11 है, 11 यूनिट्स हैं। ये पूरा स्टैटिक है, ये पूरा स्टैटिक है, दिस इज ऑल्सो स्टैटिक। ये 3 टॉपिक क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, और इसमें से पहला और दूसरा ये कौन सा है,
इंडियन नेशनलिज्म, दैट इज प्री इंडिपेंडेंट। ठीक है, वी कैन से मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक है, पता है आपको? मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस कैसा लिखा हुआ है? ओके, 3 कंपोनेंट है उसके। द मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी टिल द प्रेजेंट। कब तक? प्रेजेंट तक। कंसिडरिंग द पर्सनालिटीज, इवेंट्स एंड इश्यूज। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज में मिलिटेंट, रेवोल्यूशनरी, पीजेंट, वर्कर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहाँ से शुरू करता है ये कहाँ से शुरू करता है? 1905 से। ठीक है, तुम्हें हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है? पीछे से 1750 से। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी से इनफैक्ट पढ़ना है 1757 से। अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी में, जीएस में, कि कंपेयर द आइडियाज ऑफ अंबेडकर एंड गांधी। करेक्ट है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ का क्वेश्चन है? यूपीएससी के सिलेबस का क्वेश्चन है, पीएसआईआर का। क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम दोनों चीज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंडियन पॉलिटिकल थॉट में गांधी भी पढ़ते हैं, अंबेडकर भी पढ़ते हैं। दोनों के थॉट हमको पता होते हैं, इसलिए वी आर एबल टू राइट दैट। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। अंडरस्टूड? ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ से लेकर के 11 तक अगर हम बात करें, सो दिस इज स्लाइटली डायनेमिक, क्योंकि ऑर्गन्स की बात हो रही है यूनियन गवर्नमेंट की, उसका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड सुप्रीम कोर्ट। स्टेट का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट। ग्रासरूट डेमोक्रेसी स्टैटिक, स्टेचुटरी इंस्टीट्यूशन डायनेमिक, फेडरलिज्म स्टैटिक, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैटिक, कास्ट, रिलीजन, एथेनिसिटी, इंडियन पॉलिटिक्स, इसी में कम्युनलिज्म पढ़ते हैं हम लोग, स्टैटिक, पार्टी सिस्टम स्टैटिक, सोशल मूवमेंट स्टैटिक। ये सब पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। सिविल लिबर्टी, ह्यूमन राइट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एकदम डायरेक्ट उठ के आएगा, इसे आपको लिखना है जाके। तो ये पूरा स्टैटिक 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 सब स्टैटिक है। हाँ, पार्टी सिस्टम भी स्टैटिक, बहुत कम करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग करंट पे आएंगे, तब मैं बताऊंगा कि करंट से रिलेट करने में क्या होता है। तो लेकिन ये है स्टैटिक ही पूरा। अंडरस्टूड? यू गॉट द पॉइंट? ये हो गया आपका पेपर 1। अब चलते हैं आपके पेपर 2 पे। ठीक है, पेपर 2 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टैटिक, थियरी स्टैटिक, वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टैटिक प्लस डायनेमिक, स्टैटिक प्लस डायनेमिक, एंड द लास्ट सेक्शन बी स्टैटिक प्लस डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों है। अंडरस्टूड? तो जहाँ पे स्टैटिक मतलब समझते हो, क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, करंट अफेयर की ज़रूरत उसमें नहीं है, चेंज नहीं होगा क्वेश्चन, डायनेमिक नहीं बन पाएगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक, सिंपल। तो ये स्टैटिक भी है, डायनेमिक भी है, ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक प्लस डायनेमिक है। ठीक है, नाउ इफ यू सी द सिलेबस, अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, सो लेट्स सी द पेपर 2। पेपर 2 स्टैंड्स फॉर, ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में टोटल यूनिट है आपके पास में 11। कितना है? 11 यूनिट है पेपर 1 के सेक्शन ए में। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दिस इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कंपोनेंट कहाँ कहाँ तक है?
पहले तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है, ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है, ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है। ये 3 टॉपिक किसका है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। ठीक है, 2 से लेकर के 11 तक, सॉरी 4 से लेकर के 11 तक ये पूरा किसका है? द टोटल इज फॉर, और वी समटाइम सम टीचर्स टेक 4 ऑल्सो इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कुछ टीचर नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन देट लिंक इट विद द जो बिलो टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का, वहाँ वो लोग लेते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, विल टेक दैट इनटू द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ओनली, हम इसको अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है। इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिटिकल इकोनॉमी, यूपीएससी का। कम से कम मेरे ख्याल से 10 साल में 8 साल पूछा ही होगा उसमें, 7 साल। व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? सिंपल, आपके पास अगर आंसर है तो लिख के चले आओ, 10 मिनट का आंसर 3 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, तो ये पूरा स्टैटिक है। इसमें जो ये पार्ट है ये थोड़ा डायनेमिक होता है विद रिस्पेक्ट टू डेवलपिंग सोसाइटी एंड डेवलप्ड सोसाइटी, जो नया अप्रोच आया होगा। इसके बाद है 5th अप्रोच टू द स्टडी ऑफ आईआर। ये अप्रोचेस है, ये प्योरली आईआर है। ठीक है, दिस इज स्टैटिक। की कॉन्सेप्ट्स इन आईआर, ये भी स्टैटिक है। ठीक है, ये दोनों स्टैटिक है। और ये दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों पार्ट है उसके थियरी का। आप पढ़ते हैं ना, डेटरेंस, नॉन डेटरेंस। ठीक है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म, सिस्टम थ्योरी। ठीक है, हम सब पढ़ते हैं, सब इसका थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, जीरो सम गेम क्या होता है, गेम थ्योरी क्या है। ठीक है, सब आईआर के अंदर है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, ये है इसका स्टैटिक पार्ट, इसमें डायनेमिज्म नहीं होता। ठीक है, देन आफ्टर दिस इज एन एरिया वेयर द डायनेमिज्म इज देयर। चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, द राइज ऑफ सुपर पावर, इसको बेसिकली लिंक किया है रिसेंट में। ठीक है, द राइज ऑफ चाइना, राइज ऑफ चाइना एज अ न्यू सुपर पावर। अब जैसे न्यूक्लियर थ्रेट है, तो अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, उसमें न्यूक्लियर थ्रेट क्या था? ठीक है, असेसमेंट। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये जनरली हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, और फिर फॉरेन पॉलिसी में हम नहीं पढ़ते हैं उससे। क्या नहीं करते हैं? फॉरेन पॉलिसी में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का अप्रोच है, हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं, वहाँ नहीं पढ़ते। तो इट गॉट मर्ज हो गया, तो नीचे से ऊपर मर्ज हो गया। कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलैरिटी, यूएस हेजेमनी, ये दोनों इरेलेवेंट हो गया। यूपीएससी फिर भी लिखा है, लेकिन ये अपने आप में टॉपिक ही इरेलेवेंट हो गया, क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन अ विच सोसाइटी? वी आर लिविंग इन अ मल्टीपोलर सोसाइटी। नॉट इवन अ मल्टीपोलर सोसाइटी, वी आर मोर फोकसिंग ऑन मिनीलेटरलिज्म। मिनीलेटरलिज्म क्या होता है? पहले क्या होता था? मल्टीलेटरलिज्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनीलेटरलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म? सबसे कम डिफरेंस क्या है कि मल्टीलेटरलिज्म में वी यूज टू डिफाइन और वी यूज टू हैव अ ब्रॉडर कॉन्टोर। ठीक है, हम क्या करते थे? ब्रॉडर एरिया बनाते थे। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड करते थे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आसियान, एग्जाम्पल के तौर पे सार्क, एग्जाम्पल के तौर पे यूरोपियन यूनियन। ये किसका एग्जाम्पल है? ये मल्टीलेटरलिज्म का एग्जाम्पल है। अब ब्रिक्स, कॉड, ठीक है, I2U2, ठीक है, ऑकस, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है मिनीलेटरलिज्म का। जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है या ग्रुपिंग्स बन रही है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे क्वाड बना स्पेसिफिक पर्पस के लिए टू काउंटर चाइना। उन्होंने रिवर्स में क्या बनाया? I2U2 बना दिया। ठीक है, अमेरिका ने ऑकस बनाया। ठीक है, किसको काउंटर करने के लिए? चाइना। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान एंड अमेरिका, ये लोग ने मिल करके बनाया। ठीक है, ऑकस बना दिया। ये मिनीलेटरलिज्म। अब ये टॉपिक इसमें इरेलेवेंट है, यूनिपोलर वर्ल्ड, यूएस हेजेमनी, ये टॉपिक ही ख़त्म हो गया।
ठीक है। रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका एक प्रॉपर आंसर है, पूरा स्टैटिक है, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देन इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, ब्रिटेन रूट टू WTO, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। सीनियर काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, थर्ड वर्ल्ड डिमांड, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये नया मोदी जी ने कोरोना के बाद में कहा था कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए, जैसे कि हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ब्रिक ने अपना बैंक बना दिया, ठीक है, यस, अपनी करेंसी बना रहे हैं, जैसे डी-डॉलराइजेशन कर रहे हैं, डॉलर को हम नीचे कर रहे हैं, या डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी रिप्लेस कर रहे हैं किसी और करेंसी से, हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ पार्ट क्या है, स्टार्टिंग कुछ पार्ट डायनेमिक है। मैंने ऊपर बताया ना ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो ऊपर जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे यूनिट 4 में, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसमें थोड़ा पार्ट डायनेमिक है और थोड़ा पार्ट स्टैटिक है। UN पूरा का पूरा स्टैटिक है। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा मालूम है, ये आएगा, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन, इंडिया का कंट्रीब्यूशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया और रिफॉर्म में इंडिया UN का परमानेंट मेंबर, UNSC का, UNSC का। रीजनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूरोपियन यूनियन, आसियान, APEC, ARC, नेफ्टा, ये दोनों इररिलेवेंट है, ये ख़त्म ही हो गए, दोनों ख़त्म हो गए, फिर भी टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या, टॉपिक को जानना है, इसके ऊपर आंसर नहीं बनाना है, नहीं आएगा। यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट है, क्यों, ब्रेक्जिट की वजह से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आसियान इंपॉर्टेंट है, क्यों, सार्क की वजह से, सार्क की वजह से, बिम्स्टिक की वजह से। बिम्स्टिक जानते हो, हमने बिम्स्टिक भी बनाया हुआ है, ठीक है। BBIN से BIN कर दिया है हमने उसको। एक और है इनिशिएटिव, ठीक है, वो भी मिनीलेटरलिज्म का ही एग्जाम्पल है, अंडरस्टूड। बिम्स्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्यों, बिम्स्टिक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है, जबकि टॉपिक है ही नहीं बिम्स्टिक का, अंडरस्टूड। तो कुछ सिलेबस में कुछ पार्ट अभी भी ऑब्सोलेट है, ऑब्सोलेट हो गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, क्योंकि वो क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि टॉपिक अपने आप में रिलेवेंट हो गया है। फिर भी मेंशन किया उन्होंने, सिलेबस रिवाइज नहीं किया अभी तक की, ठीक है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कंसर्न, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, एनवायरनमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। ये टॉपिक हम लोग ऊपर ही पढ़ते हैं न्यूक्लियर थ्रेट के साथ में, ठीक है। जब ये पढ़ते हैं तो इसको यहीं पे लिंक करके पढ़ते हैं, ठीक है। टेररिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों है, ठीक है, स्टैटिक और प्लस डायनेमिक दोनों है। ये हो गया आपका सेक्शन A। क्या है ये, सेक्शन A। अब चलते हैं सेक्शन B पे। सेक्शन B इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। बेसिकली ये जानना चाहता है कि इंडिया वर्ल्ड के साथ में इंटरेक्शन कैसे करता है, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये होता है, पूछते हैं बच्चे, सर पूरे वर्ल्ड के साथ में हमें अपना फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है, जितनी भी कंट्री है सबके साथ में, तो किसको लगता है सबके साथ पढ़ना है, सबके साथ, मंगोलिया के साथ पढ़ लो, ठीक है, या लातविया है यूरोप में एक कंट्री, उसके साथ पढ़ लो, एस्टोनिया है एक कंट्री, उसके साथ पढ़ लो, किसके साथ पढ़ना है हमें फिर, ठीक है, जिससे सिंपल फोकस कहाँ करना है पूरे पेपर 2 में। पेपर 2 में सेक्शन B में हमें फोकस करना कहाँ पे है, वहाँ पे फोकस करना है जो उस साल जो न्यूज़ में है, जो भी कंट्री न्यूज़ में है, जो कंट्री क्या है न्यूज़ में है, इसके अलावा 2 जगह पे करना है, ठीक है। कहाँ पे, 2 जगह पे, ठीक है। वो है इंडिया
and the global center of power. This is also known as major power. ठीक है, and India's relation with the neighboring countries. Neighboring countries. नेबरिंग कंट्रीज के साथ में इंडिया का रिलेशन, ये दो रिलेशन, इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्री, इंडिया एंड द मेजर पावर एंड वट एवर देयर इन द न्यूज़. ठीक है, इतना ही पढ़ना है हमको. इसमें टॉप यूनिट, इसमें टोटल 8 यूनिट है. ठीक है, इसमें यूनिट 1 ये स्टैटिक है, यूनिट 2 ये भी स्टैटिक है. इंडिया एंड साउथ एशिया, साउथ एशिया का मतलब नेबरिंग है. ठीक है, इसमें भी स्टैटिक है और डायनेमिक भी है. ठीक है, ये वाला इंडियन ग्लोबल साउथ ये स्टैटिक है. इंडिया एंड द वर्ल्ड ये स्टैटिक प्लस डायनेमिक है. ये स्टैटिक क्यों है? क्योंकि इसमें इस रिलेशन में एक्टिविटी कम होती है. देखो, इंडिया रिलेशन विद अफ्रीका, अफ्रीका मतलब अफ्रीका की सारी कंट्री या कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, अफ्रीकन यूनियन पूछेगा. वो क्या पूछेगा? अफ्रीकन यूनियन, किसी स्पेसिफिक कंट्री से नहीं पूछेगा. लैटिन अमेरिका, इंडिया एंड लैटिन अमेरिका पूछेगा, स्पेसिफिक कंट्री नहीं पूछेगा वो. जैसे इंडिया एंड पेरू, बोलिविया, ठीक है, कंबोडिया, ऐसा नहीं पूछेगा. वो डायरेक्ट इंडिया एंड लैटिन अमेरिका पूछेगा, रीजन पूछेगा डायरेक्टली. अब बोलेगा सर, किसी कोई बोलेगा सर इंडिया और ब्राज़ील भी तो पूछ सकता है. ब्राज़ील पूछेगा ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ब्राज़ील, सॉरी ब्राज़ील पूछेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसमें, जब इंडिया को यूएन मेंबर की यूएन में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो ब्राज़ील उसको सपोर्ट करता है. तो द रोल ऑफ ब्राज़ील सपोर्टिंग इंडिया फॉर द परमानेंट मेंबरशिप. इंडिया एंड अफ्रीका में वो साउथ अफ्रीका पूछ सकता है ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि साउथ अफ्रीका वहाँ मेंबर है. ठीक है, इंडिया एंड यूएन सिस्टम ये ऑलरेडी हमने ऊपर कर लिया है. ठीक है, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है हमको. ठीक है, अंडरस्टूड. ये भी पूरा स्टैटिक है, इसमें कुछ भी चेंज भी नहीं होता है. इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन ये भी स्टैटिक है. एंड द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द क्राइसिस इन अफगानिस्तान, अब आ गया है वापस से तालिबान की वजह से. ठीक है, इराक एंड वेस्ट एशिया, अब इराक है क्वेश्चन में. ग्रोइंग रिलेशन विद यूएस एंड इजराइल एंड द विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये डायनेमिक है. क्या है? डायनेमिक. कितना स्टैटिक है और कितना डायनेमिक है पूरे पेपर में आपके पास में, पूरे PSIR में कितना स्टैटिक और कितना डायनेमिक है. अच्छा, एक चीज़ और, ये पूरा पेपर आपका क्या कवर करता है? दिस एंटायर पेपर कवर्स योर IR इन GS, yes or no, and also it helps in essay. While writing an essay on, you get a topic on international relation. ठीक है. Now, the world politics will help you in writing an answer again on the IR. IR में हेल्प करेगा आपकी, प्लस आपके essay में हेल्प करेगा. ठीक है, the IR part. ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है कहाँ से, यहाँ से 3rd से लेकर के 11th तक, 3rd से लेकर कहाँ तक, 11th तक. दिस विल कवर योर पॉलिटी, द एंटायर पॉलिटी. आपको अलग से पॉलिटी GS में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पढ़ना नहीं है. मतलब इफ़ आई कम अक्रॉस, तो इसका मतलब क्या है कि GS पेपर 2 एक्सेप्ट गवर्नेंस, पूरा पेपर कवर हो गया GS पेपर 2 का. ठीक है, अंडरस्टूड. पूरा पेपर कवर हो गया आपका. कोई कन्फ्यूजन है? गवर्नेंस को छोड़ दिया जाए तो पूरा पेपर कवर होता है, सोशल जस्टिस के स्कीम को छोड़ के. ठीक, ये आपको हेल्प करता है. अगेन पेपर 1 का सेक्शन ए, इट हेल्प्स इन पॉलिटी, सोसाइटी, एथिक्स, बेसिक.
and philosophers, moral philosophers. तो पेपर 1 GS 4, GS 1 and GS 2, ठीक है। ये पार्ट पूरा इंडियन नेशनलिज्म इज कवरिंग योर GS 1 मॉडर्न हिस्ट्री। क्या कवर करता है आपका? मॉडर्न हिस्ट्री, आधा मॉडर्न हिस्ट्री आप कवर करता है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो दिखता लेंदी है पर है नहीं, क्योंकि ये GS का भी आपका कवर करता है। तो GS में जो आप एफर्ट डालेंगे अलग से पढ़ने के लिए, वो इधर नहीं डालना पड़ेगा आपको। मान लो आपने कोई और सब्जेक्ट लिया, हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, सोशोलॉजी ले लिया, तो सोशोलॉजी कहाँ हेल्प करेगा आपकी? ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में, GS 1 है। बाकी और कहीं करेगा? ऐसे में थोड़ा हेल्प करेगा आपकी। आपने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, आपकी कहाँ हेल्प करेगा? कहीं भी नहीं। ज्योग्राफी ले लिया तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। पर कोई ऐसा सब्जेक्ट UPSC ने बनाया ही नहीं है जिसका रेंज और कवरेज GS के साथ में इतना ज़्यादा हो। क्या हो? इतना ज़्यादा रेंज और कवरेज ऑफ GS हो। इसी के लिए 500 मार्क्स का ऐसे नहीं है, बल्कि ये 1000 मार्क्स का पेपर है। सो वट एवर टाइम यू इन्वेस्ट इन हियर, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गेट बेनिफिटेड इन द GS। मतलब आपको GS में पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, IR बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, एकदम नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है उसको। उसमें क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। एथिक्स के फिलोसोफर जो यहाँ मेंशन नहीं है, इन जनरल कवर हो जाता है, जो यहाँ मेंशन नहीं है इंडियन वाले, वो आपको अलग से थोड़ा सा पढ़ना है। दैट्स इट, ठीक है, अंडरस्टूड। फिलोसफिकल ऐसे आता है, पता है फिलोसफिकल ऐसे आता है आजकल। वो फिलोसफिकल ऐसे कहाँ से कवर होता है? ठीक है, पेपर 1 के सेक्शन A से। कहाँ से कवर होता है? पेपर 1 सेक्शन A। अब इसकी एक अच्छी बात भी है, जैसे कि हमने देखा क्वेश्चंस देखे थे हमने, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है? सेक्शन A एंड सेक्शन B, ठीक है। इसमें जो 4 क्वेश्चन आएगा पेपर 1 में, सेक्शन A में 4 क्वेश्चन, इट विल कम ओनली फ्रॉम सेक्शन A सिलेबस। जो सेक्शन A में सिलेबस लिखा है ना, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएगा। एंड सेक्शन B, द क्वेश्चन इन द सेक्शन B 5, 6, 7, 8, इट विल कम ओनली फ्रॉम सेक्शन B सिलेबस। मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, मैं मान लो पेपर 1 का, तो 1 to यूनिट 10 तक आएगा, ठीक है। जैसे कि पूरे थियरी एंड फिलोसोफर्स पूछेगा यहाँ पे। यहाँ पे किसको पूछेगा? इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन नेशनलिज्म, वो यहाँ पे टॉपिक यहाँ से आएंगे। द सेम इज़ द केस विद द पेपर 2। पेपर 2 में क्वेश्चन जो बनेगा फ्रॉम 1 to 4, वो सेक्शन A से ही बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सेक्शन B से टॉपिक ले करके सेक्शन A में क्वेश्चन बना दे, ये कभी नहीं होगा। इट विल नेवर हैपन दिस इन दिस वे, ठीक है। तो सिलेबस डिवाइडेड है, 4 सेक्शन आते हैं। पेपर 1, 2 में 2 सेक्शन, पेपर 1 में 2 सेक्शन, पेपर 2 में 2 सेक्शन, और चारों सिलेबस डिवाइडेड है, वो वहीं से ही आएगा। अब एक चीज़ है सर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अगर हम पढ़ें और उस पर आंसर लिखें, या उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं अगर हम, तो क्या सर हमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा लिखना होता है कि नहीं होता है? क्या हम मान लो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, या इंडिया और US के रिलेशन पे हमें क्वेश्चन आया है और हमें लिखना है, तो क्या हमेशा हर साल हमारा आंसर बदल जाएगा? आंसर हम जो बना रहे हैं इंडिया US के रिलेशन को लेके, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर के, इंडिया अफ़गान के रिलेशन को लेकर के, इंडिया चाइना के रिलेशन को लेकर के, जो हम आंसर्स बना रहे हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए, क्या आंसर वो चेंज हो जाएगा हर साल? क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आता है। आज चाइना ने 4 टुकड़ा ज़मीन तुम्हारी ले ली, उसने कैप्चर कर लिया, तो क्या चेंज हो जाएगा आंसर? यस और नो? द आंसर इज नो।
नहीं होता चेंज। आपके बनाए हुए आंसर का कंटेंट, मान लो कि आप 250 वर्ड का आंसर बनाए हो अपने लिए लिखने के लिए, उस कंटेंट में 250 वर्ड के कंटेंट में सिर्फ 20 से 30 वर्ड ही चेंज होता है, बाकी सारा वर्ड वही रहता है जो पुराना आपने बनाया है। क्या रहता है? ओल्ड। तो सोच के देखो, आपने स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे होंगे, पहले बार में सिलेक्शन हुआ, रैंक कम आई, दूसरी बार सिलेक्शन हुआ, रैंक ज़्यादा आया। करेक्ट है? ऐसा होता है, बहुत होता है। तो क्या वो हर साल, अगर उनमें से किसी का PSIR है, तो क्या हर साल वो नोट्स बदलते रहते हैं अपना? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम नोट से सिलेक्शन हो और ज़्यादा मार्क्स आ जाए? इसका मतलब क्या हुआ होगा वहाँ पे? वैल्यू एडिशन करते हैं। तो जो करंट अफेयर आपको आता है ना कि US ने आज हमारे साथ में नया डील साइन किया, तो US और इंडिया के रिलेशन में वो जो नया डील साइन हुआ है ना, वो एक पॉइंट ऐड हो गया है। दैट्स इट। इंडिया और पाकिस्तान ने वॉर किया है तो एक पॉइंट ऐड हो गया है, आपका कंटेंट वही है, कोई डायनामिज्म है ही नहीं सब्जेक्ट में। खाली हमें डराया गया है कि सर बहुत डायनेमिक ही हर नोट्स, हर करंट अफेयर पढ़ना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा। करंट अफेयर क्या है? इट इज़ एन एडिशन, ये वैल्यू एडिशन है, लेकिन आपका कंटेंट तो सेम ही रहेगा। कंटेंट कहाँ चेंज हो जाएगा? कंटेंट थोड़ी चेंज होता है। 250 वर्ड का कंटेंट चेंज हो जाएगा। 200 वर्ड जो आंसर लिखोगे, पूरा 200 का 200 वर्ड चेंज हो गया। आज ट्रंप ने बोला कि हमने मीडिएशन करके इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुका दिया, तो पूरा कंटेंट चेंज हो गया आपका? नहीं होता। या टेररिस्ट ने कहीं पे अटैक कर दिया, कहीं पे अटैक हुए, या इजराइल में फ़लस्तीन के इशू में इंडिया का क्या स्टैंड है, तो इंडिया का स्टैंड बदला थोड़ी है। अभी इंडिया न्यूट्रल है, पहले प्रो पैलेस्टीनियन था, अब न्यूट्रल हो गया, अब बोलता नहीं है कुछ भी। तो क्या हुआ? इंडिया ने स्टैंड चेंज कर दिया। दैट्स इट। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया रियलिज्म की तरफ जा रहा है ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। अब उसे पहले इंडिया फ़लस्तीन को सपोर्ट इसलिए करता था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द मिडिल ईस्ट। सऊदी का प्रेशर था उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर तुमने सपोर्ट नहीं किया तो तुम्हारी एनर्जी सिक्योरिटी इज़ इन क्वेश्चन। भाई तुम मिडिल ईस्ट को सपोर्ट, मिडिल ईस्ट की बातें क्यों मान रहे हो? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी सिक्योरिटी इज़ इन क्वेश्चन। अब तुम्हें एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तुमने ऑलरेडी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी क्या कर दी है? डाइवर्सिफाई कर दी है। अब तुम एनर्जी किससे ले लेते हो? बहुत सारे लोग रशिया से ले लेते हो एनर्जी, वेनेजुला से तुम एनर्जी ले रहे हो। तो तुम्हारा अब क्या, तुम्हारी डिपेंडेंसी कम हो गई है। तो अब मैं, जब मेरी डिपेंडेंसी कम हो गई, तो मैं प्रो पैलेस्टीनियन क्यों रखूँगा? नहीं हूँ। ठीक है, मुझे लगेगा कि हाँ इजराइल से मुझे रखना चाहिए क्योंकि भाई वहाँ से टेक्नोलॉजी आती है हमारे पास में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जो वहीं से आती है। वो पता नहीं कैसे रेगिस्तान में जो है क्या नाम है एग्रीकल्चर किए जा रहे हैं, तो कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी उनके पास में, वो हमें चाहिए। तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं उनसे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो होता क्या है, आप लोग के अंदर फोबिया ये बैठा हुआ है, फोबिया, डर कि पूरा कंटेंट चेंज हो जाता है। नहीं होता, आपका कंटेंट वैसे ही रहता है, कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं जाकर के। दैट्स इट। अंडरस्टूड? दिस इज़ योर PSIR। द एंटायर PSIR आपका ये है। ठीक है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपको करंट अफेयर का डर नहीं है तो इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट। ठीक है, सो वी विल बी स्टार्टिंग PSIR इन दिस इंस्टीट्यूट ऑफलाइन वेरी सून। ठीक है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको रिसेप्शन में या एकेडमिक हेड दे देंगे आपको जब भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट? हाँ प्लीज़। किस स्टूडेंट को नहीं लेना चाहिए PSIR? हाँ, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दूसरा सब्जेक्ट पसंद है, लगता है कि उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो तो मत लो इसको। अगर तुम्हें सिंपल है, लगे कि मार्क्स स्कोर नहीं हो सकता है इसमें, तो जस्ट लीव दैट सब्जेक्ट। सिंपल क्राइटेरिया है कि मार्क्स आना चाहिए। अब चाहे तुम उसको पहले एक बहुत फेवरेट
लिटरेचर का पेपर होता था, पाली करके एक लिटरेचर का सब्जेक्ट हुआ करता था 2013 से पहले, न्यू सिलेबस से पहले। तो बहुत सारे बच्चे वो ले लेते थे एक सब्जेक्ट। क्यों लेते थे? क्योंकि उसका पाली किसी को समझ में आती नहीं है। उसका सिलेबस ही 200 पेज का था, पूरा सिलेबस। तो क्या करते थे, 200 पेज का रट्टा मार के एग्ज़ाम दे के चले आते थे। क्योंकि लोग मोटिव क्या था, न पाली उनके किसी खानदान में किसी को आती थी और ना सर्विस में आने के बाद में उन्हें यूज़ करनी है। उन्हें सिंपली पाली क्यों लिया था कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, और उन्हें लगा कि इससे मैं मार्क्स रट्टा मार के मैं मार्क्स ज़्यादा ला सकता हूँ, तो ले लिया। तो अगर आपको लगता है कि आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो तो टेक दैट। मतलब कोई कर लाइक देखो, यू टेक अ सब्जेक्ट विच इज स्कोरिंग, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू कैन स्कोर इन दिस सब्जेक्ट। उसके बाद आती है लाइक। तुम पूछ रहे हो सर लाइक और डिसलाइक मुझे पसंद है कि नहीं है। देयर इज़ ओनली वन वे। अगर इस सब्जेक्ट में तुम मार्क्स ले सकते हो तो तुम उसको पसंद करना शुरू कर दो, मार्क्स लेना और आसान हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। वो टोटली तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या करना है वहाँ पे। अंडरस्टूड? तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सबसे ज़्यादा PSIR लेने वाले इंजीनियर्स हैं। जो इंजीनियर हैं PSIR लिए हैं, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं, क्वालिफाई भी कर गए हैं। सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स लेते हैं PSIR, ठीक है। एनीबडी एल्स? और कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ प्लीज़। विच, सॉरी कम अगेन प्लीज। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पूरा नहीं आता है और आपको अटेम्प्ट करना है, ओके। हाँ हाँ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। हाँ, PSIR में तो फिर जिसने भी आपको पढ़ाया है, मतलब जिसने भी पॉलिटिकल ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक है इसके अंदर, और हम लोग उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही पढ़ते हैं, उसका हम लोग इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट इधर नहीं पढ़ते हैं PSIR के अंदर। नहीं, अगर आप PSIR में हैं और PSIR लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक आया है तो आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट बिल्कुल पता होगा। तो नहीं आता तो फिर कैसे लिखोगे मैम, बताओ ना आप मुझे। तो यू आर डेड। डेड क्यों? क्योंकि होगा क्या, रीज़न है मैं बता देता हूँ। और एग्जामिनर 60 साल का बूढ़ा आदमी है, 55 साल का, वैसी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा, ठीक है। और इतना पढ़ा है कि तुम्हारी बकवास थोड़ी पढ़ने के लिए बैठा है वहाँ पे वो। ही इज़ राइटिंग अ रिसर्च पेपर, ही इज़ रीडिंग अ रिसर्च पेपर, ठीक है। मतलब डेफिनेट ये बात पकड़ के चलना कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन चेक कर रहा है, द प्रोफेसर ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो आपका पेपर चेक कर रहा है। वो भी कौन सा? बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे DU, JNU, वहाँ के टीचर्स पेपर इवैल्यूएट कर रहे हैं आपका। और वो रिसर्च पेपर लिखते हैं और रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, वो फॉरेन जर्नल पढ़ते हैं और तुम्हारा आंसर पढ़ रहे हैं, और तुम बीटिंग अराउंड द बुश करोगे तो वैसे ही गुस्सा आ जाएंगे वो। यू शुड नेवर डू दैट। वट एवर यू नो, इफ़ यू डोंट नो इट कम्प्लीटली, वट एवर यू नो आर्टिकुलेट इन अ बेस्ट मैनर एंड कंक्लूड द आंसर। उसे भी समझ में आ जाएगा कि ठीक है, बच्चे को शायद इतना ही आता था पर उसने कॉम्प्रीहेंड करके या जितना भी आता था उसे कंक्लूड कर दिया उसको, ठीक है। हाँ, लेकिन क्यों करना है हमें, हम हिस्टोरी क्यों लिख रहे हैं? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा है ना। हाँ, तो यू बीटिंग अराउंड द बुश, जितना आता है उतना ही लिखो, इट्स ओके। फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अननेसेसरीली खींचा उसे तो इट इज़ गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर एंटायर पेपर। मान लो कि वो शुरू का क्वेश्चन था और आपने लिख दिया
लास्ट में तो आप बच गए, लेकिन अगर आपकी किस्मत ख़राब है, उसने पीछे से चेक करना चालू किया, देन यू आर डेड। एक क्वेश्चन भी छोड़ना, इट्स वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग। आप एक क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपका इम्प्रेशन ना ख़राब हो, इसके लिए आप कुछ भी मत लिखिए, ठीक, कुछ भी मत लिखिए, इम्प्रेशन ना ख़राब हो, इसके लिए आपको जो आता है आप वो लिखिए। जितना आता है टॉपिक के बारे में उतना लिख के आप कंक्लूड कर दीजिए। भले से वो 150 वर्ड का था, आपने 70-80 वर्ड में लिख दिया उसे, जितना भी आता था आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको कुछ ना आए उस टॉपिक से, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा आपको टॉपिक से, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में कम्युनिटेरियन क्रिटिक है जॉन रॉल की थ्योरी का, हो सकता है कि आपको सारे स्कॉलर्स का ओपिनियन नहीं आ रहा हो, पर किसी का तो आता होगा, तो थोड़ा सा उसको डिटेलिंग कर दीजिए आप, ठीक है, थोड़ा डिटेल कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट आप कुछ और नहीं लिख सकते। अंडरस्टूड? सर जैसे कि आपने समझाया उसमें मैंने देखा परसेंटेज ऑफ स्टार्टिंग ज़्यादा है, ज़्यादा है। हाँ। तो आपने ये भी कहा कि अगर हमें करंट अफेयर से डर लगता है, मतलब डर तो नहीं लगता, बट अगर हमने नहीं पढ़ा, हमारी आंखों के सामने से नहीं गया, तो हमें नहीं पता उसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तो सर फिर वो नहीं पड़ता है फ़र्क। मतलब सर अगर हम रट्टा मार ले उन जो क्वेश्चंस का आपने बोला जैसे जैसे, बट अगर डायनेमिक वाला पार्ट हम क्या मतलब उसमें कमज़ोर है, तो आपके पास चॉइस है ना, 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने का, दैट अ चॉइस यू आर हैविंग। तो चूज़ ओनली दोज टॉपिक विच हैज़ द लेस ऑफ अ डायनामिज्म, ठीक है।